हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज नमित एंड अगर आप एक एनटीए यूजीसी नेट एस्पिरेंट हैं एंड आपका सब्जेक्ट कॉमर्स है तो मेक श्योर आप ये वीडियो पूरी देखें बिकॉज इसमें मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करवाने वाला हूँ जो कि एंटिसिपेटेड भी हैं एंड पीवाईक्यूज भी हैं। पीवाईक्यूज के बेस पर ही आगे क्वेश्चंस बनते हैं, तो पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड मेरा खुद का एनटीए नेट जो क्वालिफाइड हुआ है उसमें पीवाईक्यूज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। मैंने कोई भी पीवाईक्यू 2012 से लेके और अभी तक का नहीं छोड़ा था। तो आई एडवाइज यू पीपल ऑल्सो कि आप पीवाईक्यूज पे मेन फोकस करें। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी इम्पोर्टेंट है बट एमसीक्यूज इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो विदाउट एनी फर्दर रिडू लेट्स मूव इनटू द वीडियो एंड आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन, the banks are required to classify the non-performing assets into the following option: substandard assets, doubtful assets, loss assets, substandard assets and standard assets, doubtful assets and bad debts, या doubtful assets, bad debts and loss assets। तो जो एनपीए होता है हमारा, जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होते हैं, एनपीए होता क्या है? कोई भी लोन एनपीए तब बनता है जब 90 दिन या 90 डेज से तक या उससे ऊपर, जब उसका एडवांस आउटस्टैंडिंग होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं आता उस पर, कोई हमारा लोन का अमाउंट रीपे नहीं होता, तो बैंक ऐसे लोन्स को एनपीए घोषित कर देता है। और एनपीए जो होते हैं वो 4 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है सब स्टैंडर्ड, एक होता है डाउटफुल और एक होता है लॉस असेट। तो स्टैंडर्ड असेट कौन सा होता है? स्टैंडर्ड असेट वो होता है जहां 90 डेज से लेकर 12 मंथ तक उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ हो उस अकाउंट में, तो उस अकाउंट को हम एनपीए बोल देते हैं। जहां पे एनपीए 12 महीने से ऊपर को होता है उसको हम बोलते हैं सब स्टैंडर्ड, मतलब ये बेसिकली 12 से 18 महीने के बीच का होता है। जब 18 महीने से ऊपर जब हमारा एनपीए हो जाता है अकाउंट, तो उसको हम बोलते हैं डाउटफुल डेट्स। ठीक है, और ये बैंक के अपने रिस्क प्रोफाइल पे भी इफेक्ट डालती है। जो होता है ना थर्ड, जो डाउटफुल डेट होता है, ये बैंक की रिस्क प्रोफाइल को सीरियसली अफेक्ट करती है। और फोर्थ, जब 18 महीने से ऊपर के बाद भी हमारे को अपना पैसा नहीं मिलता तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको लॉस क्लेम कर लेते हैं कि ये हमारा लॉस हो गया, यहाँ से पैसा हमारा रिकवर नहीं होगा। तो अगर देखा जाए तो 90 डेज टू 12 मंथ्स दैट इज मेरा स्टैंडर्ड, 12 टू 18 मंथ्स दैट इज मेरा सब स्टैंडर्ड, एंड उसके बाद मेरा डाउटफुल 18 मंथ तक, एंड उसके बाद मेरा लॉस असेट। तो किस किस कैटेगरी में डिवाइड होते हैं? सब स्टैंडर्ड में, डाउटफुल में और लॉस असेट में। ऑप्शन ए। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। मैच द फॉलोइंग। Match the following items of the list 1 with the items of the list 2 and indicate the code of correct matching। तो ये लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 बोलता है आईडीबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एलआईसी ऑफ इंडिया एंड सिडबी, एंड लिस्ट 2 बोलता है ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट 1956, 1994, 1990 एंड 1964। तो जो हमारी आईडीबीआई, जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया या आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, कब आई थी? ये 1964 में आई थी एक्ट के थ्रू। एक्ट का नाम क्या था? आईडीबीआई एक्ट ही था, आईडीबीआई एक्ट ऑफ 1964। ठीक है, हेंस तो आईडीबीआई वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1964। नाउ आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आईसीआईसीआई ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि 1994 में लॉन्च हुआ था। जो मेन आईसीआईसीआई है, जो कि हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, वो 1955 में लॉन्च हुआ था। बट ये जो बैंक है ये कब लॉन्च हुई थी? 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स किधर है? वडोदरा में है। तो आईसीआईसीआई बैंक वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1994। नाउ एलआईसी ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये स्टैब्लिश हुआ था सितंबर 1 1956 में, और ये भी एक एक्ट के अंदर ही हुआ था जिसको एलआईसी एक्ट 1956 ही बोलते हैं, और ये पार्लियामेंट में पास हुआ था। ठीक है, तो एलआईसी कब आया था? 1956 में। एंड सिडबी,
सिडबी बोले तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये 2 अप्रैल 1990 को लॉन्च हुआ था। ये भी एक एक्ट के थ्रू हुआ था और उसको भी हम सिडबी एक्ट ऑफ 1990 ही बोलते हैं। और इसका हेडक्वार्टर्स किधर है? लखनऊ में है। तो सिडबी वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1990। सो ए का विल बी फोर्थ, बी का विल बी सेकंड, सी का विल बी फर्स्ट एंड डी का विल बी थर्ड। ICICI Bank was launched in 1994, IDBI was launched in 1964, LIC of India was launched in 1956, and SIDBI was formulated in the year 1990. Hence, option C would be the correct answer. Option C, A का 4, B का 2, C का 1 and D का 3. I hope you are clear with it. अगर नहीं समझ आता प्लीज कमेंट डाउन, एंड ऑल्सो आपको जो टॉपिक चाहिए प्लीज कमेंट डाउन. I'll make the video on that only. Now let's move to question number 3. In the case of the cost of capital is 10, EPS is 10, IRR is 8, and the retention ratio is 60%, then what is the value of equity share as per the Gordon's model? देखो, Gordon's model क्या बोलता है? Gordon's model ये बोलता है कि जो प्राइस ऑफ शेयर होता है या वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होता है, वो होता है अर्निंग पर शेयर 1 minus retention ratio divided by cost of equity minus retention ratio into IRR. ये होता है फॉर्मूला. इधर E होता है मेरा EPS, B होता है मेरा रिटेंशन रेशियो, KE होता है मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ इक्विटी इस केस में, एंड R होता है मेरा IRR जो कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है. हमारे को इस क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है एंड हम उसकी वैल्यू को पुट करके देखते हैं. तो P0, EPS की वैल्यू कितनी है मेरी? EPS की वैल्यू 10, 1 माइनस B बोल तो रिटेंशन रेशियो 60% है, जिसको मैं सिंप्लीफाई करने के लिए 0.60 भी लिख सकता हूँ. एंड जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है दैट इज माई 10%, जो कि मेरी 0.10% हो जाएगी. रिटेंशन रेशियो अगेन मेरा 0.60 एंड जो मेरा IRR है दैट इज भी 0.08. तो अगर हम P0 की वैल्यू उसमें सिंप्लीफाई करें तो ये आता है 4/0.10 माइनस 0.60 इंटू 0.08 माइनस 0.048, हेंस 0.10 माइनस 0.048 ये आता है मेरा 0.052. 4/0.052 जो कि मेरी आती है लगभग 76.92. ये मैंने कैलसी से सॉल्व किया है जल्दी, बट अगर जैसे कैलकुलेशन इंप्रूव करना है तो इसको 100 की फॉर्म में कंसिडर करना परसेंटेज को, और उसके बाद सॉल्व करना थोड़ा इजी पड़ेगा. तो जो ये आया है दैट विल बी ₹76.92 जो कि इक्विवेलेंट हो जाएगा लगभग हमारे 77 के. तो आंसर हो जाएगा मेरा ₹77. इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लेना. इसके बहुत क्वेश्चन लगभग हर अटेम्प्ट में आ ही जाता है. गॉर्डन नहीं तो फिर वॉल्टर, ये आ ही जाते हैं. तो इस फॉर्मूले को मेन एम्फसाइज करना. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. द किंग डिमांड कर्व मॉडल ऑफ ओलिगोपोली वाज डेवलप्ड बाय ऑगस्टिन कॉर्नेट, स्टैकलबर्ग, एजबर्ग या फिर सुइजी. तो जो हमारा किंग डिमांड कर्व था वो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट सुइजी ने दिया था किंग डिमांड कर्व, और उसने क्या बताया था कि जो प्राइस रिजिडिटी होती है ओलिगोपोली में उसको बताया था. किंग डिमांड कर्व में क्या होता है, जो नॉर्मल डिमांड कर्व होता है पहले तो वो बहुत ज्यादा हमारा फ्लैटर होता है, बट एक सर्टेन पॉइंट पे आके वो स्टीपर हो जाता है. तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये मेरा पॉल ए सुइजी ने दिया था. इसका पूरा नाम था पॉल ए सुइजी, और इसने प्राइस रिजिडिटी को समझाया था ओलिगोपोली के अंदर. So the answer to this question will be Sweezy. Now last question for the day. Profitability index of a project is the ratio of the present value of cash inflows to, देखो जो profitability index होता है, profitability index जिसको हम PI बोलते हैं, वो मेरा रेशियो होता है present value of total cash inflows divided by present value of total cash outflows.
तो इनफ्लो अपॉन आउटफ्लो जो होता है वो होता है मेरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। एंड जब हम इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करते हैं तो उसको क्या हम बोलते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी। So answer to this question will be total cash outflows. Inflow upon outflow is equal to profitability index. Now guys, this was all for today. Thank you. And if you are new to the channel, make sure you like this video, share it with your friends and subscribe to the channel, because it would be really amazing if you subscribe to the channel. And also if you want to know कि आपको कौन से टॉपिक्स आगे मैं कवर करवाऊं तो प्लीज उसको कमेंट डाउन करो रिगार्डिंग पेपर 1 या फिर पेपर 2, एनीथिंग। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हो, बिकॉज मैं डेली नहीं तो जितना भी हो पाता है ऑन रिपीटेड बेसिस जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूंगा इन माइक्रो वीडियोस के थ्रू। Now have a nice day and thanks a lot. See you later.